इस देश के किसी भी घटिया से घटिया आदमी पर मैं कहता हूं आदमी 1 मिनट के लिए भरोसा कर ले, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री पर जरा भी भरोसा इस देश की जनता को नहीं है। लेकिन मोदी जी जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, दिक्कत यह है कि वो लोगों का अपमान करने में उनको जरा भी शर्म नहीं आती है, उन्हें लज्जा नाम की चीज नहीं आती है। उनका मानसिक संतुलन इस कदर बिगड़ चुका है कि किसी भी तरह से चाहे जैसे भी हो देश के लोगों का, देश के जो नागरिक हैं उनका अपमान करने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं। ये सब वो कहते हैं कि इस सदी में तेरे होठों पे मसरत की गिरह, यानी तेरे चेहरे पे ये मुस्कान है ना, इस ऐसे समय में, इस सदी में तेरे होठों पे मसरत की गिरह, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। तो मोदी जी का कलेजा है जो है ना वो पत्थर का है। राकेश टिकैत जी का कलेजा पत्थर का नहीं है। उनके दिल में किसानों की संवेदना है, किसानों के प्रति संवेदना है, उनके प्रति दर्द है। जब भी ऐसी परिस्थिति देश के सामने आएंगी कि जिस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है और उससे देश का नुकसान हो रहा है, तो आंदोलन होगा। आंदोलन करने वाले निकल कर आएंगे और आंदोलन करने के लिए, आंदोलन में साथ आने के लिए कहीं किसी की परमिशन की जरूरत हो रही है। संविधान ने अधिकार दिया है, उस अधिकार का सदुपयोग करते हुए आंदोलनजीवी जो लोग हैं, आंदोलन करने वाले लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन उनका कहना है कि एक स्पेशल जमात काम करती है। नहीं, वो स्पेशल जमात तो आप भी हैं। देखिए, जिस स्पेशल जमात की बात कर रहे हैं वो मेरे जैसे लोगों को जो एडवोकेट हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, मेरा केवल वकील होना सिर्फ ये नहीं है कि मैं रोजी रोटी कमाने के लिए हूँ, कि अपने बच्चों को पालने के लिए हूँ। वकील होने का मतलब ये है कि देश के सामने कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब कानून की जो चीज़ें हैं, बारीकियां हैं, अगर लोगों को नहीं पता लग पा रही हैं, उनको बताना, अपनी जिम्मेदारी निभाना, संविधान की रक्षा करना, ये भी एक वकील की जिम्मेदारी है। एक पढ़े लिखे होने के नाते, वकील होने के नाते ये उसकी जिम्मेदारी है। दूसरा, जैसे आपकी जिम्मेदारी है, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं और लोगों की जो सच्चाई है, जो लोगों के दुख दर्द हैं, आंदोलन की जो बिल्कुल जो हकीकत है वो लोगों तक पहुंचा रही है, आपकी जिम्मेदारी है। तो ये आपके लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए, सबके लिए मोदी जी गाली देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आंदोलनजीवी शब्द जो है, मैं समझता हूं ये भारत रत्न से कम नहीं है उन लोगों के लिए जो आंदोलन करने वाले लोग हैं। ये एक सम्मान की बात है। हाँ, इसके साथ में जो परजीवी जोड़ा है वो निश्चित रूप से अपमान वाली बात है, और वो जो अपमान कर रहे हैं वो सबसे पहले अपने बीजेपी के लोगों का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी के जितने भी इस समय जो हैं सांसद हैं या मंत्री हैं, जो लोग आंदोलन करते रहे, उसमें एक का नाम लेने की जरूरत नहीं किसी के भी, जो भी लोग आंदोलन पहले करते रहे, वो चाहे जो डीजल के ऊपर आंदोलन रहा हो, पेट्रोल के ऊपर रहा हो, चाहे वो आपके रसोई गैस के लिए आंदोलन रहा हो, या और किसी भी तरह की जो बातों पे आंदोलन किया, बीजेपी आंदोलन करके ही यहाँ तक पहुंची। अन्य आंदोलन में आरएसएस और बीजेपी सारे के सारे शामिल थे, तो उन्हें क्या कहेंगे? ये उन सब लोगों का अपमान है। ये जो आडवाणी जी हैं, जिनकी बदौलत जो है मोदी जी यहाँ बैठे, ये आडवाणी जी का अपमान है। क्योंकि 1989 में जो आंदोलन शुरू किया, उन्होंने रथ यात्रा निकाली, वो आंदोलन ही तो था। अब आप उनको परजीवी कहो, ये निश्चित रूप से उनका अपमान है। आपका जो जितना भी अयोध्या का आंदोलन चला, वो क्या कहेंगे आप उसे? 1974 में मोदी जी ने नवनिर्माण आंदोलन जो छात्रों ने शुरू किया गुजरात में, उसमें शामिल हुए, क्या कहेंगे उसे मोदी जी? उससे भी यही कहेंगे। लेकिन मोदी जी जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, दिक्कत ये है कि वो लोगों का अपमान करने में उनको जरा भी शर्म नहीं आती है, उन्हें लज्जा नाम की चीज नहीं आती है। उनका मानसिक संतुलन इस कदर बिगड़ चुका है कि किसी भी तरह से चाहे जैसे भी हो देश के लोगों का, देश के जो नागरिक हैं उनका अपमान करने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये कह के वो देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं, आंदोलन करने वाले लोग हैं उनका अपमान कर रहे हैं। परंतु बार बार वो यही आश्वासन दे रहे हैं। कल भी उन्होंने सेम चीज दोहराई कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। उसके बाद बातचीत का जो रास्ता है वो हमेशा किसानों के लिए खुला हुआ है। नहीं, यहाँ कोई मांग ये बात कर रहा है कि एमएसपी रहेगी, इसकी मांग किसान कर रहे हैं। किसानों का बहुत सीधा सा है, तीनों कृषि कानून ये वापस हों और एमएसपी को कानूनी दर्जा मिले, ये मांग है किसानों की। एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, तो फिर ये भी पूछना चाहिए मोदी जी से सवाल, अगर एमएसपी है तो इस देश के केवल 6% लोगों को ही एमएसपी क्यों मिल रही है, 94% लोगों को क्यों नहीं मिल रही?
एक बात, अगर एमएसपी है तो एमएसपी जितनी आपने घोषित कर रखी है उतनी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि 1975 आपने घोषित करी, 50 रुपए अभी बढ़ाए हैं गेहूं पे, एमएसपी मिल रही है किसानों को, किसी को भी नहीं मिल रही गेहूं पे एमएसपी। जो है, जो थोड़े बहुत लोग थे उनको मिल गए, उसके बाद में बाकी जो किसान है ओपन मार्केट में उसी गेहूं को 1500 रुपए 1400 रुपए तक बेचने पर मजबूर है। इसके अलावा एमएसपी आपने मक्का की घोषित की है 1850 रुपए, मिल कितनी रही है? एमएसपी किसी को, किसान को नहीं मिली मक्का की। 700 रुपए 800 रुपए 900 रुपए क्विंटल में जो किसान का जो है मक्का जो है वो बिक रही है। और इसके अलावा जो धान है, धान पे आप बिहार में जाइए, बहुत बड़ा राज्य है, बिहार में 1868 आपने जो घोषित कर रखी है 900 रुपए से लेके 1100 रुपए में आपका धान, जो किसान का धान बिक रहा है। एमएसपी घोषित करने से मतलब नहीं है, एमएसपी लोगों को मिले इससे मतलब है। और एमएसपी आप 23 फसलों पर घोषित करते हो लेकिन मिलती मात्र 2 फसलों पर है। हम चाहते हैं कि एमएसपी जो स्वामीनाथन कमीशन की सीटों है उस पर 1.5 गुना हो, 50% फालतू हो। मतलब यह है कि आज की तारीख में जो एमएसपी है सरकार की घोषित, उससे 1.5 गुना एमएसपी घोषित आप करें और उसको कानून बनाएं कि 23 की 23 फसलों पर एमएसपी मिलेगी, केवल 2 फसलों पर नहीं, सभी 23 फसलों पर मिलेगी। हम इसके लिए चाहते हैं, ये कानून चाहते हैं। ये कहने से नहीं होती, ये जुमलाबाजी पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये तो वैसे ही कर रहे हैं ना कि जैसे होता कि चाइना पे जो वो हुआ, चाइना ने जो हमारे 20 हमारे जवान शहीद हुए, उसमें कहा था कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा आया है, ना कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट उनके कब्जे में। अबे तुम चाइना को जाके देखो, तो अरुणाचल प्रदेश में 3 गाँव बसा लिए उसने, और वहाँ भी अभी भी फिंगर फोर्स है पीछे तक, वो सारा उसी के पास में है, गया नहीं है चाइना छोड़ के। यानी कि इस देश के प्रधानमंत्री पर हम भरोसा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री पे भरोसा, प्रधानमंत्री पे भरोसा, इस देश के किसी भी घटिया से घटिया आदमी पर मैं कहता हूं आदमी 1 मिनट के लिए भरोसा कर ले, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री पर जरा भी भरोसा इस देश की जनता को नहीं है। प्रधानमंत्री लेकिन किसानों के बेटे, किसानों के साथ प्रधानमंत्री किसान का बेटा चाय बेचता। प्रधानमंत्री को न किसान के बेटा थे, न वो हैं, न किसान की जिंदगी के विषय में उन्हें कुछ भी मालूम है, न लोगों के, किसानों के दुख दर्द के विषय में उन्हें कुछ मालूम है। उन्हें कुछ नहीं मालूम है। उन्हें केवल झूठ बोलना और जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं उस उद्देश्य के लिए लोगों को गुमराह करना, सिर्फ इतना ही मालूम है। और बात करी चाय बेचने की, चाय बेचना भी उतनी कड़ी मेहनत का काम है जितना एक किसान। ये भी मैडम जुमला ही है, ये भी जुमला ही है, झूठ है, पता नहीं कहाँ बेचे। लोग तो कहते हैं ना जिस स्टेशन पे बेचे उस स्टेशन का पता ही नहीं है, कहाँ उड़ गया वो स्टेशन। ये सब जुमले हैं। प्रधानमंत्री को बात जो करनी चाहिए, जुमलेबाजी नहीं, बहुत गंभीर बातें करनी चाहिए। देश बहुत गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। देश में 35 करोड़ लोग जो हैं इस समय बेरोजगार हैं। देश में हर साल लगभग 25 से 30 लाख लोगों की मौत कैंसर की बीमारी से होती है, लगभग 20 लाख लोगों की मौत टीबी की बीमारी से होती है, 25 लाख लोगों की मौत केवल प्रदूषण से होती है, 3 लाख से ज़्यादा लोग इस देश में रात को भूखे 3 लाख लोगों की मौत केवल भूख से होती है, 40 करोड़ लोग इस देश में भूखे पेट सोते हैं। इस बात पे बात करनी चाहिए मैडम, इस बात पे। लेकिन प्रधानमंत्री इस तरह की किसी बात पर चर्चा नहीं करते हैं। और प्रधानमंत्री एक और बड़ी मतलब अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। एक उन्होंने एफडीआई की बात करनी ना, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, यानी विदेशी विध्वंसकारी विचारधारा। तो पूछना चाहिए, ये जो कानून आप लेके आए हो ये कहाँ से पैदा हुआ? ये इस देश में तो पैदाइश नहीं हुआ, इस देश की पैदाइश तो नहीं है। ये कानून विदेशी ही है ना, ये अमेरिका और यूरोप में लागू किया गया, वहां से आया है ना, ये आईएमएफ के माध्यम से आया है ना, ये वर्ल्ड बैंक के माध्यम से आया है ना। तो वाकई में प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं कि एफडीआई यानी विदेशी जो विध्वंसकारी विचारधारा है, इन कानूनों के रूप में इस देश पर आप थोपना चाहते हो और इस देश को तबाह करना चाहते हो। वाकई में यही बात है। और विध्वंसकारी विचारधारा एक और है जो इस देश की जो है आरएसएस की विचारधारा है ना, जो बंच ऑफ थॉट्स में लिखी हुई है, बंच ऑफ थॉट्स में, वो विचारधारा भी बाहरी विचारधारा है। जर्मनी से आई हुई हिटलर की विचारधारा है, जिसके माध्यम से इस देश के लोगों को तबाह करना चाह रहे हैं, कत्लेआम करना चाहते हैं। यही है ना, ये सब विदेशी हैं। और जिनको विदेशी विचारधारा कहते हैं वो यहाँ पर कोई विचारधारा नहीं है, वो मानवता की विचारधारा है। और मानवीय अधिकारों का अगर हनन कहीं हो रहा है तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति है बोलेगा, उसको बोलना चाहिए, उसका धर्म है। लेकिन सर 70 साल से भी तो किसान परेशान था, उसके बाद कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई नीति तो चाहिए। नहीं तो इसका मतलब ये है, नहीं इससे 70 साल की परेशानी इन कानूनों से खत्म होगी। मैम आपने पढ़े हैं कानून,
मोदी जी ने पढ़े? मोदी जी कल कह रहे हैं कि किसान कानून नहीं पढ़े। मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने पढ़े। मेरी कितनी वीडियो जाके देख लो, उन्हें ही सुन लो, 15 मिनट में पढ़ जाओगे और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये जो कानून है, ये कानून देश को तबाह करने वाले कानून हैं। इससे देश का भला बिल्कुल नहीं होगा। इसको समझने की ज़रूरत है। मैंने कई बार इन बातों को समझाया है, लगातार बताता रहा हूँ। तो ये जो कानून लाए गए हैं, इसको वापस ही लेना पड़ेगा सरकार को, इससे कम में कोई बात नहीं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि 50% हम झुक जाएंगे, 50% किसान झुक जाएंगे। नहीं, हम तो 1% भी नहीं झुकेंगे। झुकने वाली क्या बात है? पूरा झुकेगी, सरकार ही झुकेगी। क्या समझ रखा है सरकार ने? मोदी जी को ही झुकना पड़ेगा, कोई नहीं झुकेगा किसान में से। सर आप देखेंगे जब राकेश टिकैत जी रोए तो कई जगह ये दर्शाया गया कि कमजोर पड़ गए हैं टिकैत जी, परंतु कल संसद में जो हुआ, चाहे मैं कहूं कि प्रधानमंत्री जी के भी कहीं ना कहीं वो इमोशनल हो गए, उससे क्या तात्पर्य है? नहीं, इमोशनल कहीं प्रधानमंत्री कभी इमोशनल नहीं होते। देखिए, प्रधानमंत्री तो हंस के अपमान करते हैं, लोगों को अपमानित करते हैं। और एक शेर मुझे याद आ रहा, जब वो संसद में हंस रहे थे, ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, जो कह रहे थे आंदोलन जीवी परजीवी, तो बड़ी कुटिल मुस्कान से हंस रहे थे। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है। वो शेर मैं सुना, तो मेरा नहीं है, किसी बड़े अच्छे शायर का शेर है, पर वाकई में इस समय के लिए बड़ा मौजूद शेर है। वो कहते हैं कि इस सदी में तेरे होठों पे मसरत की गिरह, यानी तेरे चेहरे पे ये मुस्कान है ना, इस ऐसे समय में, इस सदी में तेरे होठों पे मसरत की गिरह, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। तो मोदी जी का कलेजा है जो है ना, वो पत्थर का है। राकेश टिकैत जी का कलेजा पत्थर का नहीं है। उनके दिल में किसानों की संवेदना है, किसानों के प्रति संवेदना है, उनके प्रति दर्द है। और उनके उस दर्द का चमत्कार ये है कि पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ खड़ा है, पूरा हरियाणा यहाँ है, गुजरात में, राजस्थान में, हर जगह हलचल है। तो आंसुओं में इतना दम है, लेकिन जिसका दिल ही पत्थर हो, जिसकी मानसिकता ही दूषित हो गई हो, उसके आंसू क्या होंगे और आंसू में क्या होगा? वो तो होंगे भी तो घड़ियालू आंसू होंगे और कुछ नहीं। अब दीप सिद्धू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये बात साबित हो गई है, जो सभी लोग कह रहे थे कि वो बीजेपी के ही हिस्सा रहे हैं। नहीं, तो इसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी ने क्या अपने नेताओं की बलि नहीं चढ़ाई है? भूल गए हैं क्या आप? बीजेपी का इतिहास है पूरा। अगर नहीं है तो गुजरात के दंगों से आप जाके देख लो। हरेन पांड्या कौन थे? जानते नहीं? हरेन पांड्या जो वहाँ के गृह मंत्री थे, वहाँ के गुजरात के, जब ये चीफ मिनिस्टर थे, बलि चढ़ी नहीं चढ़ी उनकी? ऐसे कितने ही लोग हैं। तो चाहे दीप सिद्धू हो या और कोई भी हो, इनकी सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या लग रहा है सर, आगे क्या होने वाला है? ना किसान पीछे हट रहे, ना सरकार। नहीं, हम देखिए, हमारे पीछे हटने का मतलब नहीं है। किसान के लिए, इस देश के लोगों के लिए ये संघर्ष जिंदगी और मौत का सवाल है। तो हम तो यहाँ पे मैदान में जमे हैं। सरकार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, जब भी होगी, सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे। एमएसपी को कानून बनाना होगा। नहीं बनाएंगे, जब तक नहीं करेंगे तब तक हम जमे रहेंगे, तब तक हम लड़ते लेकिन रहेंगे। इतने विरोध के बाद भी योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ही बनेगी, बल्कि वो तो वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। चुनावों में ये मुद्दे नहीं, अगर उनकी सरकार की बात है तो दो ही तरह से बन सकती है बीजेपी की सरकार। नंबर 1 ईवीएम और नंबर 2 गुंडागर्दी। गुंडागर्दी के लिए उन्होंने एसएसएफ बना ली है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, और ईवीएम है ही उनके पास में। अन्यथा बीजेपी की आप उत्तर प्रदेश तो छोड़ो, अगर मोदी जी इस्तीफा देके दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराना ना, पहले तो मैं 100 कहता था, 50 सीटें नहीं आने की पूरे देश में। उनकी और पूरी जितनी भी उनकी जमात इकट्ठी हो जाए, सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाए, 50 सीटें नहीं आने की उत्तर प्रदेश में। ये हाल आज की तारीख में बीजेपी और मोदी जी का है। तो ईवीएम का क्या किया जाए फिर? ईवीएम से अगर सरकार बन जाएगी तो ऐसे हर बारी जीतते नहीं, ईवीएम को हटाने के लिए लगातार हम लोग भी आवाज उठा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि सब लोग इसके लिए आवाज उठाएं मिलके जो है, क्योंकि ईवीएम जब तक नहीं हटेगी, जब तक बीजेपी को हटाना संभव नहीं है। और जब तक, जिस दिन बीजेपी हट जाएगी, उस दिन बीजेपी उसके बाद फिर कभी सत्ता में आने वाली नहीं। पर आप देखेंगे सर, बॉलीवुड की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये लोग अपनी फिल्मों के जरिए प्रेरित करते हैं, पर जब इनकी तरफ से बयान आते हैं कि ये किसान भारत का टुकड़ा करना चाहता है और चाहता है कि चाइना भारत पर कब्जा कर ले, तो ये चीज तो बहुत निंदनीय होती है ना। इतिहास पढ़ा है मैडम? इतिहास में विशेषकर आप जो पढ़ेंगे, जो मध्यकालीन इतिहास है, उस मध्यकालीन इतिहास में विशेषकर जो उत्तर भारत का इतिहास है, उसमें राजाओं के दरबार में भांड हुआ करते थे, जिनको चारण भाट भी बोलते थे। उनका काम सिर्फ ये था कि माहौल कैसा ही भी रहे, चाहे जनता कितनी परेशान रहे, लेकिन वो भांड जो होते थे वो अपने राजाओं को खुश करने के लिए
सारी कविताएं करते थे और सारी बातें करते थे। तो ये वही भांड है सारे के सारे। कलाकार होने का भ्रम था हमारा कि ये कलाकार हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन ये फिल्मों से पैसे कमा के सरकार की इनकम पर लेकर केवल भांड का काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो सरकार की चापलूसी और तलवे चाटने के अलावा दूसरा इनका कोई काम नहीं। जो मुंबई जो महाराष्ट्र की सरकार है वो उन पर एक्शन लेने जा रही है, नहीं, उसमें दिक्कत राजनीति हुई ना फिर तो। नहीं, उसमें दिक्कत क्या है? अगर भारत सरकार 1178 ट्विटर अकाउंट को बंद करने के लिए ट्विटर को नोटिस दे सकती है, आदेश दे सकती है, तो महाराष्ट्र सरकार भी उन लोगों के ट्विटर की अगर जांच कर रही है जिन लोगों ने ये बातें कही हैं किसानों के विरोध में, और वो चाहती है कि सिर्फ इतना पता लगे क्या इन्होंने सरकार से प्रेरित होकर बात की है, सरकार के द्वारा जो शब्द हैं, सरकार के शब्द हैं, वो इन्होंने कहे हैं अपने अकाउंट के माध्यम से। इतना ही तो जांच कर रही है। होने दीजिए, इसमें क्या है, पता नहीं क्या क्या निकल आए। क्योंकि आपने टीआरपी का खेल देखा था, उस टीआरपी के खेल से अर्नब की कैसे चैट निकल के आ गई, जिससे पता लगी कि पुलवामा कैसे हुआ, बालाकोट कैसे हुआ, सारी चीजें आ गई आपकी समझ में। एक्शन तो कोई नहीं लिया गया। नहीं, एक्शन तो लेने वाले वही हैं, करने वाले वही हैं। जब सरकार ही ये सारी चीजें करने वाली है, सरकार ही जो है एफआईआर लिखने वाली है, इन्वेस्टिगेशन करने वाली है, अदालतें उसके हिसाब से काम कर रही हैं, तो कहाँ होगा। लेकिन एक चीज आपको बता दे रहा हूं, जब सरकारें बदलती हैं तो सारी चीजें बदलती हैं। कल अगर सरकार बदल जाए तो ये सारे के सारे केस खुल जाएंगे, सबकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। और अगर ढंग का कोई आ गया व्यक्ति, कोई होम मिनिस्टर बढ़िया आ गया, प्राइम मिनिस्टर बढ़िया आ गया, तो मैं समझता हूं जो यूएपीए और एनएसए जो लग रहा है ना, ये सारे उसके अंदर, उसके साथ में सब अंदर होंगे, कोई बचेगा नहीं।